वेल सो दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो आया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई मेड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दिस मीन्स इंट्रा स्टेट एग्जाम सप्लाई। नहीं नहीं नहीं, मेड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब उसमें ये स्टेट से जो किया है उसमें इंट्रा और इंटर स्टेट दोनों भी आएगा। Sir, in current financial year, sale proceeds 1.5 CR. Then for that we pay to pay normal charge as we can use ITC. And if we use ITC, so can we take composition scheme next financial year? Yes. In every financial year, composition scheme is available provided that aggregate turnover of preceding financial year does not exceeds 1.5 CR. पर आपका 1.5 CR क्रॉस हो गया है तो आपको नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगी बेटा। वो आपको बुक नहीं आई फिजिकल कॉपी। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है? हेलो। तो वो कुरियर में होगी अगर आपकी फिजिकल कॉपी बेटा, तो उसको कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यस कोशिश जरूर करेंगे। हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं। पर आपका ऑर्डर आईडी मुझे टेलीग्राम कर दो तो मैं चेक करूंगा, मैं मेरे तरफ से चेक कर दूंगा। चलो नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे एक स्पेशल डिस्कशन और लेना चाहूँगा और वो ये है कि सेक्शन 10(1) में सेकंड प्रोविजो जो है, सेकंड प्रोविजो से रिलेटेड यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है देखो, रिलेटेड टू सेकंड प्रोविजो, फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज provided by way of extending deposit, loan or advances insofar as consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in state or union territory. इसका मतलब क्या है? चलो बियॉन्ड द वर्ड जाते हैं और इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या था कि ऐसा इंडिया में कोई ट्रेडर आप सर्च करने से भी नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढो तभी नहीं मिलेगा, या मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट कैटरिंग जिसके बैंक में एफडी नहीं है या सेविंग अकाउंट नहीं है या फिर उसने किसी को लोन नहीं दिया होगा, ऐसा आइडियल ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर तो कभी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो सेविंग अकाउंट तो होगा ही, एफडी होगी, या किसी को आपने लोन और एडवांसेस तो दिए ही होंगे जिसका आप इंटरेस्ट कमाते होगे। चलिए बात अगर इंटरेस्ट की निकली है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन योर एडवांसेस। अब देखो क्या है, सर्विस की डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट जो आप कमाओगे वो इंटरेस्ट आपका है, यहां पे सर्विस माना जाएगा। अब ये जो प्रोविजो है, सेकेंड प्रोविजो, जो मार्जिनल सर्विस की लिमिट देती है, वो मार्जिनल सर्विस की लिमिट में कहती है एनी सर्विस। अब इधर कहा गया है प्रोविजो में एनी सर्विस, इधर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट। अब जो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट मिलता है वो है सर्विस, ओके, वो है सर्विस और वो एग्जाम सर्विस है, और मुझे 10% का या 5 लाख का मार्जिनल सर्विस दिया है। और ये जो 10% और 5 लाख का मार्जिनल लिमिट दिया है, इसमें ये लिमिट सभी सर्विसेज को कंसिडर करके दिया है। अब बहुत से इंडस्ट्री का ये कहना था यहाँ पे कि हमें जो बैंक इंटरेस्ट मिलता है सेविंग पे, एफडी पे या कोई अनसिक्योर्ड लोन पे, आप उसको क्यों कंसीडर कर रहे हो, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने 2 अमेंडमेंट की, एक अमेंडमेंट यहाँ की है और एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने सीबीआई से क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले ये क्या अमेंडमेंट हुई है मैं आपको बताना चाहूँगा और फिर इसके ऊपर ज़्यादा सवाल एंटरटेन नहीं करूँगा, क्योंकि चैप्टर के एंड में मैंने पूरा इंटरेस्ट और लोन और एडवांस डिपॉजिट का एनालिसिस दिया है, वहीं मैं पूरा डिस्कशन करूँगा। लेकिन ये प्रोविजो क्या कहती है ये मैं यहाँ तक आपको समझाना चाहूँगा। ये प्रोविजो यहाँ कहती है कि जब आप पिछले साल का टर्न ओवर इन स्टेट लोगे, आई रिपीट,
जब आप पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ 10%, तो हम ये बात को मानते हैं कि वो टर्नओवर इन स्टेट में आप ऑल टैक्सेबल सप्लाई लोगे, ऑल एग्जम सप्लाई लोगे, फॉर ऑल एक्सपोर्ट सप्लाई लोगे और ऑल इंटरस्टेट सप्लाई लोगे, उसका 10% निकालेंगे। लेकिन इसमें से मैं आपका ध्यान एग्जाम सप्लाई पे लाना चाहूंगा। उसमें जो आप एग्जाम सप्लाई लोगे वोनली एग्जाम, नील रेट और यहां पे नॉन टैक्सेबल, उस वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल में आप सभी एग्जाम लो, लेकिन एक एग्जाम आप कंसीडर नहीं करोगे। शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब बस एक ही एग्जाम सप्लाई आप कंसीडर नहीं करोगे, और वो है इंटरेस्ट जो आपको मिला होगा आपके सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, एफडी या फिर आपके अनसिक्योर्ड लोन में। वो इंटरेस्ट आप अपने टर्नओवर में कंसीडर नहीं करोगे, वो छोड़कर जो अमाउंट रहेगा उसका 10% निकाला जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, पिछले साल का आपका टर्नओवर 80 लाख है, उसमें से 5 लाख आपका इंटरेस्ट है, तो आपका 80 लाख इंटू 10% ऐसा नहीं निकाला जाएगा। 80 माइनस 5 इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और जो बचा हुआ है, ओके, जो बचा हुआ है बेटा, तो वो जो बचा हुआ 75 लाख है, वो 75 लाख का 10% निकाला जाएगा। सर क्यों एक्सक्लूड किया गया, उसके लिए थोड़ा रुकना, क्योंकि आगे हम एग्रीगेट टर्नओवर के एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे और एक सर्कुलर पढ़ेंगे, और उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 60 लाख है, जिसमें इंटरेस्ट 12 लाख है, तो मैं जो अपना 10% निकालूंगा वो 10% 60 माइनस 12, यानी यहाँ जो आपका 48 लाख है, ये 48 लाख का 10% यानी 4,80,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर, वो मेरी मार्जिनल सर्विस की लिमिट होगी। समझा होगा बेटा? मुझे ये चैप्टर में आपसे रिस्पांस चाहिए, समझा होगा तो यस कहिएगा और एक थंब दीजिएगा। ओके, तो चलिए, ये हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट आ जाता हूं सीजीएसटी रूल्स 2017। ओके, रूल 5, जो यहां पे इन एडिशन टू 10(2) की कंडीशंस और कुछ कंडीशंस कंपोजिशन स्कीम से आपको पूरी करनी पड़ेगी। मतलब क्या? मतलब कंपोजिशन स्कीम या कंडीशन से भरा हुआ है। 10(2) की कंडीशंस, 10(1) की कंडीशंस, और अब यहाँ पे आगे तो 10(3), 10(4) की कंडीशंस आनी बाकी है। साथ साथ में रूल 5 की कंडीशंस भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। ओके, क्या क्या बात है बेटा? सिर्फ दो तीन लोग ही देख रहे हैं क्या? बहुत लोग देख रहे हो ना? करो ना रिप्लाई, यस बिंदास करो ना, मजा आएगा ना। ओके, तो अब यहाँ पे नालायक हो, अगर कोई यहाँ पे बताए आप किसको रिप्लाई करते हो, कोई ओके यहाँ पे मैसेज किसी और का होता है ना, और का, तो इमीडिएट रिप्लाई कर देते, ठीक है। चलिए फर्दर, कंडीशन है, रूल में भी दी है कि आप सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होने चाहिए। मतलब क्या? मतलब अगर आपने सीटीपी स्कीम लिया, एनआरटीपी स्कीम लिया, तो वही कंपोजिशन स्कीम जाएगी। एक एग्जाम्पल, ओनली आपके कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ सीटीपी का है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। और आपने, अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे हो और 70 लाख का आपका टर्नओवर है करंट फाइनेंशियल ईयर में, और करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई एग्जीबिशन गोवा में लग रहा है, और आप गोवा में एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो ऐसे स्टेट में जहां आपका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और वहां जाके सप्लाई करने वाले हो, तो आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लिए कि उसी वक्त करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी, और अरे सिर्फ सीटीपी के रजिस्ट्रेशन की वजह से आपको जो 1.5 करोड़ तक 1% का टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला था, वो चले जाएगा। ओके, इसलिए ख्याल रहे कि जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो, कहीं एग्जीबिशन के लिए मत जाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ आरसीएम ऑन परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, और हाँ, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो क्या है, ये बहुत से लोग ख्याल नहीं रखते, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हो,
उस वक्त आपके पास कोई ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है, ध्यान सुनना, ऐसा कोई स्टॉक पड़ा हुआ है जो अनरजिस्टर्ड से परचेस किया हुआ है। तो पहले बहुत सारे फ्रॉड हुए थे कि लोग क्या करते थे, ब्लैक मार्केट से अनरजिस्टर्ड लोगों से स्टॉक परचेस कर लेते थे या ब्लैक मार्केटिंग करके स्टॉक परचेस कर लेते थे और कंपोजिशन स्कीम लेकर उसको वाइट करते थे। लेकिन उन्हें ये कंडीशन डाला है कि अब जब भी आप कंपोजिशन स्कीम लोगे, उस दिन अगर आपके स्टॉक में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन का स्टॉक पड़ा होगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उस पे आपको टैक्स रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा और बाद में ही आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट ऑफ आरसीएम ऑन परचेसेस। ओके, पेमेंट ऑफ आरसीएम ऑन परचेसेस, तो वो बात हमारी हो चुकी है। रिवर्स चार्ज पे आप कंपोजिशन स्कीम नहीं लगा सकते हो, एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। उसके बाद में कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर, ये रूल 5 में भी दिया है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको या एरिएटेड वाटर। ओके, तो वो मैन्युफैक्चरर को सेक्शन 10(1) में कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में विड्रॉ कर दी जाएगी अगर वो इस टाइप का सप्लाई करता है, या फिर उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई बनाना है और आपके बिल ऑफ सप्लाई पे क्लियरली लिखना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस प्रीमाइसेस से, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका बिजनेस प्रीमाइसेस जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ आपको नेम प्लेट पे या आपके साइन बोर्ड पे या कहीं तो भी आपको ये क्लियरली प्रोमिनेंटली लिखना पड़ेगा कि यू आर कंपोजिशन टैक्स पेएबल, सो दैट कि आपके कस्टमर उल्लू ना बने और आपके कस्टमर आपको कई गलती से टैक्स ना दे। ओके, जो नॉर्मल रेट से, क्योंकि आप कस्टमर को टैक्स पास ऑन नहीं कर सकते, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो ये सारी कंडीशंस हमने देखी। चलिए नेक्स्ट बेटा, यहां पे तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 10(2)(a). 10(2)(a) क्या कहता है? यहां पे 10(2)(a) ये स्कीम सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए दी गई, ये इंटरप्रिटेशन हम ले सकते हैं, लॉ ये नहीं कहता है, पर जो इंटेंशन है इसके पीछे का, तो ये इंटेंशन क्लियर था कि सर्विस प्रोवाइडर को भी ये स्कीम दो, मोदी जी ने दिया। क्योंकि 10(1) की स्कीम में अगर 10(2) की कंडीशंस देखते हो तो उन्होंने कहा आप रेस्टोरेंट और मार्जिनल सर्विस के अलावा दूसरी कोई सर्विस दे नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप 10(1) में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप रेस्टोरेंट कैटरिंग नहीं हो और आप जो ट्रेडर में नहीं हो, इसलिए 10(1) में आ नहीं सकते। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये स्कीम दी गई है। पहले ये स्कीम मैं पढ़ा देता हूँ और फिर 10(2)(a) स्कीम का फायदा कौन कौन ले सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पे भी स्टार्टिंग लगभग वैसी है, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन। ओके, यहाँ पे नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कॉन्ट्री कंटेन एंड सब्जेक्ट टू 9394, यानी वही प्रोविजन है। अगेन ये स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगी। नॉट एलिजिबल टू ऑफ, हाँ वर्डिंग देखना, नॉट एलिजिबल टू ऑफ पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है, अंडरलाइन, नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2, मतलब इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगी। उन्होंने ये कहा है कि जिसको 10(1) 10(2) नहीं मिला उसको ये स्कीम मिल जाएगी। रुक जाना, अभी एनालिसिस मत करना, अभी एनालिसिस मत करना, हम करेंगे बाद में। तो बस अभी इतना याद रखो, जिसको 10(1) 10(2) नहीं मिला, क्योंकि 10(1) से ही कनेक्टेड 10(2) है, तो सिंपल वर्ड में यही कहूंगा कि जिसको 10(1) नहीं मिला उसको ये कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। पर यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ तक का बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे आपको 50 लाख, बस मात्र 50 लाख का बेनिफिट दिया गया है। हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख। मतलब ये भी स्कीम इसी बेस पर है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बिलो 50 लाख है तो आपको करंट ईयर में ये कंपोजिशन स्कीम दी जाएगी। मे अप टू पे टैक्स अंडर सेक्शन इंस्टेड ऑफ GS टैक्स अंडर 9(1) एन अमाउंट कैलकुलेटेड एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब वो 6% है। 3% ये CGST का है, पर 3+3 किया तो 6% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट। ख्याल रहे, ये स्कीम में आपको
टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट वर्ड नहीं है। अगर आप 10(2)(a) की स्कीम लेते हो तो अंडरलाइन टर्न ओवर इन स्टेट मतलब आपको ऑल टैक्सेबल सप्लाई 6% उसका प्लस एग्जाम भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस आपको नील रेट भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये तीनों सप्लाई आपको ऐड करने पड़ेंगे। नाउ नीचे का क्लैरिफिकेशन थोड़ा मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये 10(2)(a) मैंने आपको पढ़ाया, अब थोड़ा 10(3) में पढ़ा देता हूं सो दैट इसका एनालिसिस करना मुझे आसान जाएगा, और वापस फिर मैं कंडीशंस पे आऊंगा 10(2)(a) की। 10(3) ये कहता है 10(3) ये कहता है कि आपने स्कीम 10(1) में ली होगी, एग्रीगेट करो बिलो 1.5 CR 75 lakhs, या 10(2)(a) में ली होगी बिलो 50 lakhs, shall lapse with effect from the day on which aggregate turnover during a financial year मतलब current financial year exceeds the limit specified under 1 and 2 है। मतलब क्या, करंट ईयर में ये स्कीम उस दिन लैप्स हो जाएगी जिस दिन आप 1.5 करोड़ यानी सेम लिमिट 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख एक्सीड करोगे एग्रीगेट बेसिस पे एक्सीड करोगे, उसी दिन ये स्कीम लैप्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 10(2)(a) की कंडीशंस क्या है, मतलब आप अगर कंपोजिशन स्कीम 10(2)(a) में ले रहे हो तो कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशंस ये है, he is not engaged in supply of goods or services which are not leviable to tax। ख्याल रहे, कंडीशन लगभग वही है जो 10(2) की है, वही है जो 10(2) की है, लेकिन इसमें वो कंडीशन नहीं है जो 10(2)(a) में दी है पर यहां नहीं है। सर नहीं समझा, अगर 10(2) आप देखते हो तो 10(2)(a) की पहली कंडीशन है कि आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, वो यहां कैसे डाल सकते हैं, यहां तो ये सर्विस प्रोवाइडर को ही ध्यान में रखते हुए दी गई है, तो यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए वहां जो दूसरी कंडीशन है कि आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, वो सब मेंटेन की गई है। मतलब क्या, आपने ऐसा कोई भी सप्लाई नहीं करना चाहिए जो नॉन टैक्सेबल है गुड्स और सर्विस का, आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए गुड्स और सर्विस का, तो 10(2)(a) लागू होगा। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ, जो यहाँ पे आपका टीसीएस डिडक्ट करेगा सेक्शन 52 में, या फिर ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। सेम यहाँ पे भी कंडीशन मैन्युफैक्चरर के लिए है, यानी यहाँ पे अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है और वो आइसक्रीम दे रहा है चलेगा, वो ट्रेडर है आइसक्रीम दे रहा है चलेगा, वो रेस्टोरेंट है और एरिएटेड वाटर यानी बिस्लरी वगैरह दे रहा है चलेगा। ये अगर मैन्युफैक्चरर इसमें आता है तो ये सिचुएशन में यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। एक सवाल दिमाग में आ सकता है, सर यह मैन्युफैक्चरर आएगा ही क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये भी तो स्कीम बेटर सर सर्विस प्रोवाइडर के लिए है ना। थोड़ा रुक जाना, मैन्युफैक्चरर आ सकता है सर कैसे, रुको 2 मिनट रुको। और नेक्स्ट कैजुअल टैक्सेबल और एनआरटीपी होगा तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। पर ख्याल रहे, फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी कंडीशन करंट फिनेंशियल ईयर के लिए है, ये सारी कंडीशन करंट फिनेंशियल ईयर के लिए है। यहाँ पे तो प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर के लिए नहीं है। मतलब 10(2)(a) की स्कीम जो है यहाँ पे 10(2)(a) की स्कीम प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में आपने कुछ भी किया हो चलेगा, टोटल 50 लाख से कम होना चाहिए, तो करंट फिनेंशियल ईयर में आपको ये स्कीम मिल जाएगी 10(2) की। तो ये सभी कंडीशन करंट फिनेंशियल ईयर के लिए है। जिस दिन भी आपने करंट फिनेंशियल ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई या ईसीओ सप्लाई या आपने ये नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर कर दिए तो आपको ये स्कीम नहीं उसी दिन विड्रॉ कर दी जाएगी और उसके आगे कंटिन्यू नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोविजो भी ये कहती है, सेम प्रोविजो है कि मिलेगी ये स्कीम तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी, या एक भी इनएलिजिबल हुआ तो सबकी ये स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। आई रिपीट, सबकी ये स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे 10(2)(a) का स्कीम दिया गया है। अब यहाँ पे ऐसी कोई मार्जिनल लिमिट नहीं है कि सर जैसे 10(1) में मार्जिनल लिमिट दी गई थी, क्या यहाँ पे यहाँ जरूरत क्या है। 10(1) में मार्जिनल लिमिट इसलिए दी गई थी क्योंकि सर्विस न प्रोवाइड करने की कंडीशन थी। यहाँ पे ऐसी सर्विस न प्रोवाइड करने की कंडीशन है ही नहीं, तो यहाँ मार्जिनल लिमिट देने की जरूरत नहीं है। अब हम एक वर्ड का एनालिसिस करते हैं।
और वो कौन से वर्ड का एनालिसिस करेंगे बेटा? तो यहाँ सेक्शन 10 वो वर्ड क्या कहते हैं? नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ये जो स्कीम है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ये जो स्कीम है वो उन सभी लोगों के लिए है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है। फिर एक सवाल आता है कि सर सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये तो समझ गया, हम समझ गए, लेकिन सर यहाँ पे एक कोई मैन्युफैक्चरर है, सुनिए ध्यान से, एक कोई मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर ये स्कीम में आ सकता है क्या? डायरेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि 10(2)A पहला सवाल पूछेगा, भाई तू मेरे रूम में आ रहा है, मेरे रूम में आने के पहले एक सवाल का मुझे आंसर दे, और वो कि तुझे 10(1) क्यों नहीं एलिजिबल हुआ। अगर 10(1) तू 10(1) से ही मेरे रूम में आ सकता है। ओके, हम 3 केसेस को ध्यान में लेते हुए चलते हैं। पहला, ओके, एक दौड़ता दौड़ता सर्विस प्रोवाइडर मेरे रूम 10(2)A के रूम में आया। ओके, सर्विस प्रोवाइडर 10(2)A के रूम में आया, उसने कहा सर 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 मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए। रुक जा, 10(2)A कहेगा रुक जा, पहले ये बता तू 10(1) के रूम से ही 10(2)A में आ सकता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं है 10(2)A में। ये बता कि तुझे 10(1) में क्यों नहीं कंपोजिशन स्कीम मिली? तो उसने कहा सर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और 10(1) मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और ट्रेडर को सर्विस देता है, मैं तो प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो 10(2)A कहेगा ठीक है तू आ सकता है। अब मेरी शर्त है, तेरा एग्रीगेट टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कितना है? ओके, तो भाई यहाँ पे 45 लाख है, ठीक है आ जा, अब तुझे कंपोजिशन स्कीम देंगे, पर मेरे रूम में 6% का रेट है, वो 10(1) में 1% होगा। ओके, वो 10(1) में 5% होगा, पर मेरे रूम में आना है तो 6% का जीएसटी लगेगा भाई। तो सुन ले तू यहाँ ध्यान से। तो ये जो था यहाँ पे। दूसरा, एक दौड़ता हुआ मैन्युफैक्चरर आया। ओके, मैन्युफैक्चरर आया और उसने कहा सर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ। तो 10(2)A क्या कहेगा? तू कुछ भी सप्लाई करता हो, सुनो, तू कुछ भी सप्लाई करता हो, पर मुझे ये बता कि मैं आने दूंगा, यानी आप तू सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर कोई भी है, मैं मेरे रूम में तुझे आने दूंगा, पर तू बता कि 10(1) ने तुझे क्यों बाहर निकाला? सर 10(1) ने इसलिए बाहर निकाला कि मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा था, मैं इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करने की वजह से मैं 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ। तो 10(2)A कहेगा गेट आउट फ्रॉम हियर, मेरे रूम में भी तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी भी कंडीशन है कि तूने आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके, मेरी भी कंडीशन है तूने आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके, तो मेरे रूम में कंडीशन नहीं मिलेगी, मुझे मेरे रूम में तुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ये 10(1) में इसलिए एलिजिबल नहीं हुए, या रेस्टोरेंट कैटरिंग ये 10(1) में इसलिए एलिजिबल नहीं हुए क्योंकि इनका नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, या आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाई, ईसीओ सप्लाई है, या नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर है, तो वहां पे भी कोई बेनिफिट नहीं और यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन फिर आपका एक सवाल जरूर आएगा, और वो सवाल ये आएगा कि सर फिर कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है जो ये स्कीम में आ सकते हैं? तो अब ये सवाल का आंसर ध्यान से सुनना। समझ लो एक मैन्युफैक्चरर है जिसका टर्नओवर 40 लाख है, पर वो गुड्स भी देता है और उसकी सर्विसेज भी अच्छी खासी है। तो उसका यहाँ 22 लाख का टर्नओवर यहाँ पे गुड्स से है और 18 लाख का टर्नओवर सर्विसेज से है। सुनना ध्यान से, 22 लाख का टर्नओवर उसका गुड्स से है और 18 लाख का टर्नओवर उसका सर्विसेज से है, ठीक है, और एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 हुआ। अब वो पहले 10(1) के पास गया और 10(1) को कहा कि मुझे यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम चाहिए, ठीक है। तो अब उसकी कंपोजिशन स्कीम जहां तक देखा जाए, ओके, यहाँ जहां तक सॉरी करंट ईयर में मैं बताता हूँ, करंट ईयर में उसका टर्नओवर, सॉरी प्रीवियस ईयर में नहीं, करंट ईयर में उसका टर्नओवर जो है, और उसको पता है कि सर्विस का टर्नओवर भी मेरा 18 लाख जाने वाला है। अब ये सर्विस का टर्नओवर उसका 18 लाख जो जाने वाला है, वो 10% जो मार्जिनल लिमिट मिली है, सुनो, जो मार्जिनल लिमिट मिली है कौन सी, 10% या सॉरी 10% या 5 लाख विच इज हायर, ये 18 लाख उससे ज्यादा है। तो उसको ये बात पता है कि 10(1) में मुझे स्कीम विड्रॉ करके लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, क्योंकि मेरी सर्विस पहले से ही ज्यादा है, 18 लाख की सर्विस है जो मार्जिनल लिमिट से ज्यादा है। तो ऐसा मैन्युफैक्चरर जो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहा है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, जो ईसीओ सप्लाई नहीं कर रहा है, जो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं है, सिर्फ उसका सर्विस एलिमेंट ज्यादा है जो मार्जिनल सर्विस से ज्यादा है, तो उस बंदे को, उसको पता है कि 10(1) स्कीम उसको नहीं मिलेगी, तो उस बंदे ने ओके 10(2)A ऑप्ट करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड,
मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर 10 to A कब ऑप्ट कर सकते हैं? जब उनकी सर्विसेज मार्जिनल सर्विस से ज्यादा होगी तो 10 to A जो है उनको हेल्प करेगा। मतलब 10 to A कब हेल्प करेगा? जब प्रीडोमिनेंटली आप सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो और आपका सर्विस भी डोमिनेंट है पर आपका एग्रीगेट टर्न और 50 लाख से नीचे है, तब आप जो है 10 to A में आ सकते हो। अगर आपको समझा होगा तो जोर से बोलो जय, जोर से बोलो जय। नालायक को बोलो कुछ। चलिए डन। जय माता दी बोलो नालायक को। चलो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी ये तो हो गया। टेन फोर पे आ जाते हैं। 10.4 क्या कहता है? कैनॉट कलेक्ट द टैक्स एज वेल एज नो आईटीसी इज अवेलेबल। कैनॉट कलेक्ट द टैक्स एज वेल एज नो आईटीसी इज अवेलेबल। अब ये तो मैंने बताया कि आप जब कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम में आप आईटीसी भी नहीं ले सकते और आप बर्डन भी पास ऑन नहीं कर सकते। ये 10.4 में दिया हुआ है। 10.5 अगर आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाती है उसके बाद भी, मतलब आपने 10.2 की कंडीशन फुलफिल नहीं की और विड्रॉ की और उसके बाद भी आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो, ध्यान सुनना, उसके बाद भी आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो आपका तो मानना पड़ेगा बॉस, आपकी तो ये जो है ताकत बहुत बड़ी है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप एलिजिबल नहीं थे पर आपने लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, ध्यान से सुनना, पेनल्टी भी लगाई जाएगी, टैक्स मांगा जाएगा और 73-74 की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में ली जाएगी। ठीक है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम न मिलते हुए भी जबरदस्ती लिया। अब ये जो दो बातें हैं ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एग्रीगेट टर्न और टर्न ऑन स्टेट, ये दो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बड़े ज़रूरी है, ये दो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये जस्ट अ मिनट, मेरे पास इसका डायग्राम होगा तो मैं डायग्राम देख लेता हूँ तो वो हमें हेल्प करेगा वो डायग्राम। एक मिनट, हाँ अरे यार, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाते हैं। ठीक है, मैंने डिस्कशन तो लिया ही है। देखो ये एक्सप्लेनेशन क्या करना चाहता है। नेक्स्ट अब आते हैं ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। ये क्या कहना है? फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्न ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर सेक्शन, द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्न शैल इंक्लूड्स the value of supplies made by such person from first day of April of financial year up to the date when he become liable for registration under this act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposit, loan or advances insofar as
कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। वैसे मैं एनालिसिस करके दूंगा, पर ये दोनों बातें समझ लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है बेटा, यहाँ ध्यान से सुनो कि ये जो कह रहे हैं कि जब आप कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्न ऑन निकालोगे तो कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्न और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को हमको लेना पड़ता है। प्रीसीडिंग एग्रीगेट टर्न और दो सिचुएशन में निकलता है। पहला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो इसलिए कि कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, और करंट ईयर में आपका जैसे ही एग्रीगेट टर्न और 1.5 करोड़ 50 लाख या 75 लाख क्रॉस हो जाता है तो कंपोजिशन स्कीम उसी वक्त विड्रॉ कर ली जाएगी, उसी वक्त विड्रॉ कर ली जाएगी। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए एग्रीगेट टर्न और लेते वक्त, सुनिए ध्यान से, एग्रीगेट टर्न और लेते वक्त आपको 1 अप्रैल से कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्न और जब मैं ले रहा हूं तो 1 अप्रैल से ओके आपको कंसीडर करना पड़ेगा। करंट ईयर में भी जैसे मेरा ये पहला साल है, सुनिए ध्यान से, पहला एग्जाम्पल लो, ये मेरा पहला साल है, ये अगर मेरा फर्स्ट ईयर है तो पहले 20 लाख तक मैंने थ्रेशोल्ड लिया। बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि सर पहले 20 लाख तो थ्रेशोल्ड था, तो पहले वो थ्रेशोल्ड छोड़ के अब मेरा जो बचा है, क्या मुझे आगे 150 मिलेगा क्या? नहीं। क्या आगे मुझे 75 मिलेगा क्या? नहीं। आगे 50 मिलेगा क्या? नहीं। जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो 1 अप्रैल से थ्रेशोल्ड तक, ये स्पेशली उसके लिए 1 अप्रैल से थ्रेशोल्ड तक जो 20 लाख का आपने किया हो या 10 लाख का किया हो या 40 लाख का किया हो, जब तक आप लायबल नहीं थे वो भी आपके टोटल में कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको कंपोजिशन स्कीम जो 1% है वो नेट लेट्स टेक एग्जांपल, आपने 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया हो, आपने 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया हो तो आपको बचा हुआ 1 करोड़ 30 लाख स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, बचा हुआ 55 लाख, या आप 10-2 की स्कीम में हो तो बचा हुआ 30 लाख, उस पे ही आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। मतलब आपका टोटल दिया जाएगा जिसमें थ्रेशोल्ड वाला भी कंसीडर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, सुनो ध्यान से, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में आप इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। हम एग्रीगेट टर्नओवर दो सिचुएशन में निकालते हैं। पहली, पिछले साल का जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लो तो आप सभी टैक्सेबल सप्लाई लो, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, अरे ले भाई तेरे को क्या लेना है, सभी एग्जाम सप्लाई ऐड करो, पर उसमें एक एग्जाम सप्लाई आप कंसीडर नहीं करोगे और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। वो छोड़ के आपको यहां पे कंसीडर करना है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे आपका पिछले साल का सबका मिलाकर एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ 52 लाख है, आपका सबका मिलाकर 1 करोड़ 52 लाख है, जिसमें 3 लाख का इंटरेस्ट है, जिसमें 3 लाख का इंटरेस्ट है 152 में। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपके आंसर का भी वेट करूंगा, क्या इस बंदे को कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? क्या इस बंदे को कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? क्या आंसर चाहिए बेटा मुझे। यस करेक्ट, ये मिलेगी। क्यों? क्योंकि 152 माइनस 3 यानी 149 हुआ, आपको इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना है, तो 149 हुआ तो आपको कंपोजिशंस की मिलेगी ही मिलेगी। करेक्ट, वेरी गुड। तो आपको इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना है। और करंट ईयर में जब आप 1.5 करोड़ लोगे तो करंट ईयर के 1.5 करोड़ में भी आपको जो है इंटरेस्ट को छोड़ के ओके 1.5 CR का बेनिफिट आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि वो कहता है कि इस कंपोजिशन स्कीम में जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे और यूनियन टेरिटरी, तो टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सप्लाईज। सबसे पहले तो एक सवाल आ जाता है, आप टर्नओवर इन स्टेट क्यों निकालते हो? बस एक ही पर्पस के लिए, सॉरी दो पर्पस के लिए। एक तो मुझे करंट ईयर में टैक्स पे करना है, और टैक्स जब मैं पे करता हूं तो टर्नओवर इन स्टेट पे करता हूं, पहला पर्पस, उसके लिए मैं टर्नओवर इन स्टेट लेता हूं। दूसरा, मुझे जब मार्जिनल स्कीम का 10% निकालना है तो मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर इन स्टेट लेता हूं। तो ये दो पर्पस के लिए जब भी आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो ये दो पॉइंट आप कंसीडर नहीं करोगे। तो वो टर्नओवर इन स्टेट में क्या कह रहे हैं,
वो टर्न इन स्टेट में करोगे। कह रहे सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू फाइनेंशियल ईयर अप टू डेट विच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड सेकेंड एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज by way of extending deposit on loan advances insofar as consideration is represented by interest or discounting। मतलब क्या, लेट्स टेक एग्जांपल, आप जब टैक्स दे रहे हो, हमने 3 ब्रांच देखी थी, महाराष्ट्र, उसके बाद में गुजरात या यहाँ पे दिल्ली। लेट्स टेक एग्जांपल, पहले आप इस साल थ्रेशोल्ड ले रहे हो, ओके, यानी 1 अप्रैल से टिल यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आप थ्रेशोल्ड ले रहे हो 20 लाख का। अगर आप थ्रेशोल्ड ले रहे हो 20 लाख का, तो यहां पे आप जब टैक्स पे करने जाओगे, सुनना ध्यान से सुनना, आप जब टैक्स पे करने जाओगे तो टैक्स पे करते वक्त आपको थ्रेशोल्ड पे नहीं देना है, यानी यू शुड एक्सक्लूड थ्रेशोल्ड, और उसके आगे का जो रहेगा उस पे टैक्स देना है। और एक एग्जांपल समझाऊंगा, जैसे आपको करंट ईयर में 1.5 करोड़ तक का 1% का स्कीम मिल गया है, उसमें से 20 लाख थ्रेशोल्ड है, क्योंकि आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन, तो 20 लाख को छोड़ दो। ओके, थ्रेशोल्ड, मैं थ्रेशोल्ड कहूं या फिर जब तक आप लायबल नहीं होते, क्योंकि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, तो जब तक आप लायबल नहीं हुए तब तक का छोड़ दो, ठीक है। और आगे का ही उस पर ही आपको 1% देना है। एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड का ले तो 1 करोड़ 50 में से आप जब टैक्स दोगे तो 20 छोड़ देना 1 करोड़ 30 लाख पे। सी दिस आयरनी नहीं है, ये लॉजिक है। जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी, डिसाइडिंग लैप्सिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम, उसके लिए आप टोटल लोगे, एग्रीगेट सब लेना भाई, फिर वो 20 लाख भी लेना, सब लेना। लेकिन जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो लॉजिकली सही है, वो थ्रेशोल्ड वाले में मैं क्यों दूं, तब तो मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था, मैं आगे ही दूंगा, तो वो थ्रेशोल्ड वाला एक्सक्लूड कर देना, या जब तक आप नॉन रजिस्ट्रेशन में थे, ओके, तब तक का एक्सक्लूड कर देना। ओके, जब आप टर्न और इंस्टेट निकालोगे, और आप करंट ईयर में भी जब टैक्स पे करने जाओगे तब इंटरेस्ट को कंसीडर मत करना, बाकी सबको कंसीडर कर लेना। लेट्स टेक एग्जाम्पल, स्कीम ली, अप्रैल मंथ में मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स है 15 लाख, सर्विसेज है विद इन मार्जिनल लिमिट 3 लाख, 15 + 3 18, और मेरा इंटरेस्ट इनकम है 1 लाख यानी 19। अब मुझे अप्रैल का टैक्स देना है टर्न ओवर इन स्टेट में। मानता हूं कि टर्न ओवर इन स्टेट इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई एंड इंटरेस्ट इज एग्जाम सप्लाई, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप बाकी सब एग्जाम वगैरह सब लो करंट ईयर में, ठीक है, आपको जो लेना है वो ले लो करंट ईयर में। हाँ, ट्रेडर होगा तो सिर्फ टैक्सेबल होगा, बाकी आप करंट ईयर में जो लेना है वो ले लो, लेकिन इंटरेस्ट मत लेना, यानी इंटरेस्ट आप छोड़ देना, यानी आप 18 लाख पे ही जीएसटी पे करोगे, 19 लाख पे नहीं। 18 लाख का 1% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इन सिंपल वर्ड, जब आप टर्न ओवर इन स्टेट निकालोगे टैक्स पे करने के लिए, तो थ्रेशोल्ड वाला भी एक्सक्लूड कर देना और इंटरेस्ट भी एक्सक्लूड कर देना। एक कंक्लूडिंग पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, कंपोजिशन स्कीम में जहां जहां भी इंटरेस्ट आएगा, बस एक ही पॉइंट याद रखना, एक्सक्लूड। जब भी कोई लिमिट होगी एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड करके आपको कैलकुलेशन करना है, ये एक्सक्लूड करके आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए, ये हमने देखा यहां पे ये डिस्कशन। इसी डिस्कशन को मैं ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये नीचे एग्जाम्पल दिया है, इससे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। चलो आ जाइए, पहला पॉइंट, आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 15 लाख था। ध्यान से सुनना, आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 15 लाख था। एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट ईयर 25 लाख से, प्रोसीडिंग ईयर में 15 लाख था, आप थ्रेशोल्ड के नीचे थे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपको वापस करंट ईयर में थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करते हो तब तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, और हर साल ये 20-20 मिलेगा जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे। करंट ईयर में क्या हुआ, करंट ईयर में 25 लाख का आपका बन गया, उसमें से 20 लाख तो थ्रेशोल्ड में चले गए, तो ऑब्वियसली आप जो है ऊपर के जो 5 लाख है उस पर टैक्स दोगे। हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर में आपके 25 हो गए, पर टर्नओवर इन स्टेट आपके 5 लाख ही हो गए, और 5 लाख पे ही आप टैक्स पे करोगे। लेट्स टेक एग्जांपल, आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो 5 लाख पे ही टैक्स पे करोगे, क्योंकि आपका टर्नओवर इन स्टेट
थ्रेशोल्ड वाला कंसिडर नहीं करेगा। दूसरा 15 लाख आपका टर्नओवर था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, ये बहुत अच्छा केस है। 15 लाख आपका टर्नओवर था, 25 लाख आपका करंट ईयर में। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन डन व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर 3 लाख। ख्याल रहे, अब आपका टर्नओवर इन स्टेट जो है वो 25 माइनस 20 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वर्डिंग्स पढ़ते हो तो उन्होंने, ये मैंने आपको समझाने के लिए थ्रेशोल्ड यूज किया है, उन्होंने ये नहीं कहा थ्रेशोल्ड, उन्होंने कहा है कि जब तक यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तब तक का एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब ये कि आपने 3 लाख पे रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त सिर्फ 3 लाख ही, क्योंकि 3 लाख पे आप लायबल हो गए थे, तो 3 लाख ही एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी आपका टर्नओवर इन स्टेट 22 लाख लिया जाएगा, जिसके ऊपर जीएसटी 1% से निकलेगा अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 25 लाख था, मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। ध्यान सुनिएगा, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 25 लाख था, मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो इस साल थ्रेशोल्ड का सवाल ही नहीं आता है। तो आपका करंट ईयर में भी 25 लाख है, पूरा टर्नओवर इन स्टेट है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1,51 लाख है, तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं भाई, क्यों? क्योंकि 1.5 करोड़ के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 15 लाख रुपए था, तो आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अब 1 अप्रैल से लेके 20 अगस्त तक 20 लाख का टर्नओवर हुआ, आप थ्रेशोल्ड में थे। ध्यान सुनना, आप थ्रेशोल्ड में थे। और 21 अगस्त से लेके तो 30 जनवरी तक 1.3 CR का आपका टर्नओवर हुआ, और उसके बाद में 14 जनवरी से आपका आगे 31 मार्च तक 11 लाख हुआ। सुनो, पहले आप थ्रेशोल्ड में थे, उसके बाद में आपका 1.30 ये डेट के बीच में, और ये यहाँ पे 11 लाख हुआ। क्या आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? यस। लेकिन यहां ध्यान से सुनिएगा, जब आप करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो ये तीनों को कंसीडर करोगे, जो आपका थ्रेशोल्ड में होगा प्लस 1.3। हाँ, जैसे ही 1.3 और 20 क्रॉस हो गया, मतलब 1.5 होगा, आपकी कंपोजिशन स्कीम निकल जाएगी, और आप 11 लाख अब नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। इसलिए आप कंपोजिशन टैक्स, अब आप टैक्स पे करने जा रहे हो, एग्रीगेट तो हमने देख लिया, आप टैक्स पे करने जा रहे हो, तो टैक्स आप जो थ्रेशोल्ड में थे वो कट कर, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और बचा हुआ 1.3 पे टैक्स आएगा कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है, मैंने इस टेबल में कंपोजिशन स्कीम का ही टैक्स निकाला है, प्लस प्लस आपको ऐड करना है। ओके, कंपोजिशन स्कीम इंटू 1% प्लस 11 लाख इंटू 12% निकालो। 11 लाख इंटू 12%, यहाँ पे वो टैक्स निकालो, तो उसका भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट एग्जांपल। उसके बाद में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1,51 लाख है। ध्यान सुनना, 1,51 लाख है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 11 लाख। अगर उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 11 लाख, तो सबसे पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर से इंटरेस्ट निकाल दो। एग्रीगेट टर्नओवर से इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया तो 1,40 लाख का आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, सॉरी 1,40 लाख का आपका टर्नओवर आया। ठीक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है यस, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। करंट ईयर में आपका टर्नओवर 1,40 लाख है, ये अलग, ये 140 अलग और ये 140 अलग। प्रीवियस ईयर में आपका ये 140 कैसे आया? तो 151 माइनस 11। अब करंट ईयर में आपका टर्नओवर 1,40 लाख है, जिसमें 16 लाख इंटरेस्ट है, तो करंट ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर से भी एक्सक्लूड होगा ये 16 लाख, और टर्नओवर इन स्टेट से भी एक्सक्लूड होगा ये 16 लाख। ओके, इंटरेस्ट सभी में से एक्सक्लूड होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओके बेटा, समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है आपको पता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चलो फटाफट मैं रूल्स बता देता हूं। यहाँ मेन डिस्कशन तो हमारा हो गया है। तो देखो रूल्स में इंटीमेशन आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए देनी पड़ेगी।
और ये इंटीमेशन जो आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए देनी पड़ेगी, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके REG 01 में ही ये इंटीमेशन चली जाएगी, आपके REG 01 में ही ये इंटीमेशन चली जाएगी। दूसरा, ये जो इंटीमेशन है बेटा, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले ये इंटीमेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपको स्टेटमेंट ऑफ ITC देना पड़ता है, क्योंकि मैं ITC चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपको स्टॉक की पोजीशन देनी पड़ती है जब आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो या विड्रॉ होते हो। वो स्टॉक की पोजीशन पे आपके ITC होते हैं, जो हम ITC चैप्टर में सेक्शन 18 में देखेंगे। रूल 4, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी। ओके, इंटीमेशन इन केस पर्सन ऑप्टिंग टू शिफ्ट टू कंपोजिशन लेवी। मतलब क्या, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो वो सिचुएशन में आपको जो है 1 अप्रैल से ही कंपोजिशन लेवी लागू हो जाएगी। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको लेना है या नहीं लेना है, जिसकी इंटीमेशन आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब आपका, क्योंकि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इफेक्टिव डेट होगी बेटा जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, वहां से कंपोजिशन स्कीम लागू होगी, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अप्लाई कर रहे हो। इफ एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन 30 डेज, तो ऐसे केस में जिस दिन से आप लायबल हुए, क्योंकि आपकी इफेक्टिव डेट उस दिन से मानी जाती है जिस दिन से आप लायबल हुए, और बियॉन्ड 30 डेज होगा तो फिर डेट ऑफ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, वैलिडिटी जो है एज लॉन्ग एज आप जब तक सभी शर्तें पूरी करते हो करंट ईयर में, 10(2) की शर्तें या 10(2)(a) की कंडीशन जब तक पूरी करोगे तब तक ये कंपोजिशन स्कीम आपकी लागू होगी, ये विड्रॉ नहीं की जाएगी। ड्यूटीज ऑफ पर्सन व्हेन स्कीम बिकम इनवैलिड, अगर आपकी स्कीम इनवैलिड हो गई, मे बी कि आपका लिमिट एग्जॉस्ट हो गया या फिर 10(2) की कोई सप्लाई आपने कर दिया, उसी दिन इनवैलिड होगी, तो आप नॉर्मल स्कीम में चले जाओगे। आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा और आपको उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा CMP 04 में। फॉर्म याद रहा तो ठीक, अदरवाइज छोड़ देना। आपने अगर ऐसा नहीं किया तो शो कॉज नोटिस भी आपको आ जाएगी, और उसके बाद में डिटेल्स ऑफ स्टॉक वगैरह तो आपको देना पड़ेगा, वो हमने देखा है। उसके बाद में अदर रूल्स अप्लीकेबल टू अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट देना है CMP 08 में। ड्यू डेट होगी क्वार्टर का होने के बाद 18 तारीख। नेक्स्ट, रिटर्न जो देना है वो एनुअल देना है, ड्यू डेट होगी 30 अप्रैल। और आप जब क्वार्टरली CMP 08 दोगे तभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा कैश लेजर के थ्रू। नेक्स्ट, ठीक है, GSTR 4 कैसा होगा उसकी डिटेल्स यहाँ दिया है। एनुअल रिटर्न, आपको ये जो रिटर्न है GSTR 4 का, या तो आपका कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न है, जो नॉर्मल रिटर्न एनुअल बेसिस पे है, और एनुअल रिटर्न भी आपको GSTR 9A में देना है, GSTR 9A में देना है। चलो, नेक्स्ट बेटा आ जाइए। चलिए एक स्पेशल डिस्कशन करते हैं। एक क्लैरिफिकेशन ये है कि रिगार्डिंग अप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम बी रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइंग अप टू द लिमिट, एक क्लैरिफिकेशन है, समझेगा नहीं, इसको एग्जाम्पल लेके समझाओगा। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिया है। As per above stated provision, it is hereby clarified that value of supply of exempt services by way of extending deposit, loan or advances, insofar as consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account. Underline, again वो interest और discount की बात करते हैं, और यहाँ पे for determining eligibility of composition scheme under second proviso to section 10(1) and for computing aggregate turnover। मुझे पहला पॉइंट कंसिडर कि जब आप 10 सेकंड प्रोविजो जो है, जो मार्जिनल सर्विस देता है, तो वो मार्जिनल सर्विस का लिमिट भी डिटरमाइन करने के लिए आप इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करोगे। इन सिंपल वर्ड,
जितने भी आप जीएसटी के कैलकुलेशन करोगे कंपोजिशन स्कीम में, सब में इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देना। पहला, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड, टर्नओवर इन स्टेट एक्सक्लूड। उसके बाद में इंटरेस्ट जो है जो आप करंट ईयर में टर्नओवर इन स्टेट को पेमेंट के लिए एक्सक्लूड। और जब आप 10% की आपको जो मार्जिनल सर्विस की लिमिट मिलेगी, वो 10% की लिमिट इंटरेस्ट को छोड़ के मिलेगी, यानी इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके। ये क्लैरिफिकेशन कहता है प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो की लिमिट इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। अब मैंने नीचे जो एग्जाम्पल बनाए हैं इसमें सभी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, यानी आपको इंटरेस्ट का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स। ठीक है, पहला, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर डिसाइडिंग। हाँ, पहला, जब आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हो, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर हम दो बार लेते हैं, प्रीसीडिंग और करंट, जब स्कीम लैप्स होती है। पहले प्रीसीडिंग का, फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। एग्जाम्पल देखिए, इससे शब्दों के पार हम जा सकते हैं जब एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, क्योंकि शब्द वर्ड्स रहते हैं। सुनो यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 152 lakhs which includes interest 3 lakhs whether composition levy is available, yes। तो आपका टर्नओवर 149 lakhs है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से एक्सक्लूड किया जाएगा और आप कंपोजिशन स्कीम के लिए कंपोजिशन स्कीम आपको मिल जाएगी। अगर आपको नोट देना है तो जरूर देना कि जो एक्सप्लेनेशन 1 था एग्रीगेट टर्नओवर का, जो अभी हमने आखिरी में देखा, वो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि आपको इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। चलिए, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। अब हम बात प्रीवियस की नहीं करेंगे, हम करंट की करेंगे। करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर डिसाइडिंग विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन लेवी। एग्जाम्पल लो, XYZ Limited has opted composition levy in current financial year as turnover of preceding financial year is less than 150 lakhs. Till September of current financial year, aggregate turnover, सितंबर तक aggregate turnover limited 155 lakhs हो गया था, यानी 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया था। Includes 10 lakhs for interest, loan advances, state whether composition levy lapse or it still be continued। तो पहली बात तो इवन दो आपका सितंबर में 155 हो गया था, पर उसमें 10 लाख इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाए तो आपका 145 lakhs आ जाएगा। तो स्टिल आप कंपोजिशन लेवी कंटिन्यू रख सकते हो, आपके पास 5 लाख का लिमिट अभी भी बाकी है। अगर आप 1.5 करोड़ ले रहे हो, अगर आप 75 लाख दे रहे हो तो उसको भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा, अगर आप 50 लाख ले रहे हो तो उसके लिए भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल, turnover in state or union territory for calculation of payment of tax at the rate 1, 5 और 6%। जब आप टैक्स पे करने जाते हो ऑन turnover in state, तब भी आपको इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर PQR लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर वर्ड यूज कर रहा हूं, PQR लिमिटेड हैज ऑप्टेड कंपोजिशन लेवी इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इट्स टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Turnover of state in Maharashtra in first quarter is includes taxable supply of goods 20 lakhs, taxable supply of services 2 lakhs, exempt supply of services 1 lakh और interest 0.5। पहली बात तो बंदा मैन्युफैक्चरर है, इसलिए आपको टैक्सेबल और एग्जाम दोनों भी लेना है। टर्नओवर इन स्टेट में ट्रेडर होता तो मैं सिर्फ टैक्सेबल लेता। अब मैं टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 20 + 2 22 प्लस ओके एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस 23। इंटरेस्ट जब मैं पे करने जाऊंगा तो इंटरेस्ट को नहीं लूंगा, यानी ये 0.5 को नहीं लूंगा, ये 0.5 ये एक्सक्लूड होगा टर्नओवर इन स्टेट से, यानी मेरा जीएसटी पेबल जो 1% होगा वो 23 lakhs पे होगा। ओहो, मेरे से गलती हो गई यार, ये 2.3 कर देना यहाँ पे, 23 नहीं, सॉरी 1% ऑफ 23 lakhs ऐसा करो, तो जो भी आता है 0.23 lakhs जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट मैंने सभी पैरामीटर ले लिया, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल सर्विस, वहां इंटरेस्ट का क्या इंपैक्ट होगा। चलिए, एबीसी लिमिटेड हैज टर्नओवर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 80 lakhs, ठीक है। मेरा टर्न ओवर इन स्टेट 80 lakhs था। टर्न ओवर इंक्लूड 7 lakhs फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस और डिपॉजिट। Whether ABC Limited is eligible for composition levy in current financial year? Also, what is the amount of marginal limit of services available? तो पिछले साल मेरा 80 था। सबसे पहले तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, करंट ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगा। अज्यूम करता हूं कि मेरा टर्नओवर इन स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर है, क्योंकि मेरा ब्रांच सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो 80 - 7, तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जो आएगा 73, मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। यहाँ एक एजम्पशन ले रहा हूं कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इक्वल्स टू टर्नओवर इन स्टेट है, क्योंकि एक ही ब्रांच है। दूसरा, मुझे मार्जिनल सर्विस कितना मिलेगा, तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। तो अब टर्नओवर इन स्टेट 80 नहीं लूंगा, 80 - 7, तो उसका 10% 73 का 7.3 lakhs का मार्जिनल लिमिट मुझे मिल जाएगा। चलो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस। अब देखो क्या है, कंटिन्यूइंग द अबो एग्जांपल ऑफ एबीसी लिमिटेड वेयर मार्जिनल लिमिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज 73 lakhs। ऊपर की एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे, जहां मुझे कितनी लिमिट मिली बेटा, 7.3 lakhs मुझे करंट ईयर में मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। 7.3 lakhs का मैं करंट ईयर में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। चलिए, इन करंट फाइनेंशियल ईयर टिल सितंबर एबीसी लिमिटेड made a supply of goods 75 lakhs and supply of service 9 lakhs, और वो 9 lakhs में इंटरेस्ट सर्विस है, तो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है 2 lakhs। वेदर कंपोजिशन लेवी स्टैंड विड्रॉन। अब देखो, मुझे करंट ईयर में दो लिमिट चेक करनी पड़ती है अंडर स्कीम 10(1). एक कि मेरा 1.5 करोड़ भी क्रॉस नहीं होना चाहिए टोटल मिलाकर, और मेरी सर्विस मार्जिनल लिमिट से भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो अब ऐसे केस में 75 lakhs + 9, मतलब मैं 1.5 करोड़ के नीचे हूं, लेकिन मुझे सर्विस मिली थी सिर्फ 7.3। ओह, ये क्या हुआ, 9 हो गया, मेरे तो कंपोजिशन स्कीम अब विड्रॉ हो जाएगी। नहीं, जब मैं मार्जिनल सर्विस की लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, मार्जिनल सर्विस की, तो उसमें भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। इंटरेस्ट को छोड़ के मुझे ये लिमिट रहेगी। मतलब अगर 9 में से 2 मैंने डिडक्ट कर दिया, तो मेरा अभी 7 लाख ही यूज हुआ है, अभी भी 30,000 रुपए बाकी है, अभी भी 30,000 रुपए बाकी है। मैं अभी भी कंपोजिशन लेवी कंटिन्यू कर सकता हूं। ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन जो मैंने ऊपर पढ़ाया। सो दोस्तों, यहां पे हमारा रिवीजन कंपोजिशन लेवी पे कवर हो गया, और मैंने सभी पॉइंट्स कवर किए, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। ओके, अगर आप देखते हो आपको मजा आ गया होगा तो यहाँ पे थंब दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलो आपके डाउट्स ले लेता हूं। हाउ मैन्युफैक्चरर विल प्रूव टू डिपार्टमेंट दैट ही सर्विस इन करंट ईयर विल एक्सीड्स मार्जिनल सर्विस। अपने बिजनेस का नेचर हमें पता होता है बहुत सी बार कि हमारी सर्विसेज ज़्यादा रहती है। कोई यहाँ पे बिजनेस के साथ, जैसे इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, वो देखते हैं कि भाई उनकी जो प्रोडक्ट जाती है इंस्टॉलेशन उसके उनके थ्रू ही होता है, तो उनको पता होता है कि सर्विसेज ज़्यादा जाएगी, तो बेटर वे 10(2)(a) की स्कीम डाल दो। नहीं पता है तो फिर आपको 10(1) में ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, फिर ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, डन डना डन डन। अरे मैंने खत्म थोड़ी किया, अभी तो और पढ़ाने वाला हूँ, मेरी कैपेसिटी है। देखो, रिवीजन में मैं कंटिन्यूस बड़ 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 कर रहा हूँ, और मेरी कैपेसिटी अभी भी है, आपकी कैपेसिटी भी चाहिए। नहीं बेटा नहीं, शफल नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, एग्जम्पशन।
एग्जम्पशन रिवीजन के लिए, कमान 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 कमान, ओके, हमें फटाफट रिवाइज करके सिलेबस खत्म करना है। आर यू रेडी? यस और नो? तो एग्जम्पशन, ये चैप्टर में वैसे सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं। मैं कुछ एग्जम्पशंस बहुत डिटेल में रिवाइज करवाऊंगा, कुछ एग्जम्पशंस हमें रीड करना है। तो एग्जाम के हिसाब से जो जो भी एग्जम्पशंस इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिटेल में आपसे रिवाइज कराऊंगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पे सीजीएसटी और आईजीएसटी के एग्जम्पशन सभी एक जैसे हैं। आईजीएसटी में कुछ एक्स्ट्रा एग्जम्पशन है जो मैंने आखिरी में लिए हैं, बाकी दोनों के एग्जम्पशंस कॉमन है, यानी जो सीजीएसटी में है वही एग्जम्पशन आईजीएसटी में है, तो दोनों के एग्जम्पशंस कॉमन है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने के पहले मैं एग्जम्पशंस दो नेचर के होते हैं यह आपको समझाना चाहूंगा। एक होता है जनरल एग्जम्पशन और एक होता है स्पेशल एग्जम्पशन। मैं जो यहां पे सेक्शन कोट करूंगा वो सीजीएसटी एक्ट का करूंगा, लेकिन आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 6 उसमें कवर्ड रहेगा। सो दोस्तों, सेक्शन की लिस्ट अगर आपको याद होगी तो सेक्शन की लिस्ट में हमने देखा था सेक्शन 7, कॉमन कॉमन मेरे साथ, सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी और सेक्शन 11 एग्जम्पशंस। इस एग्जम्पशंस को हम यहां पे पढ़ेंगे। नाउ जनरल एग्जम्पशन और स्पेशल एग्जम्पशन है। जनरल एग्जम्पशंस मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, वो एक से ज्यादा लोगों के लिए होता है। और स्पेशल एग्जम्पशन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। जनरल एग्जम्पशन बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट होता है, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों के लिए है तो बाय नोटिफाई करते हैं नोटिफिकेशन में। स्पेशल एग्जम्पशन ऐसा नहीं है, स्पेशल एग्जम्पशन भी पब्लिक इंटरेस्ट में ही होता है, पर ये स्पेशल ऑर्डर से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल गैजेट और ये स्पेशल ऑर्डर से होता है। इट इज अप्लीकेबल टू ऑल मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, तो इट इज अप्लीकेबल इन ईच केस, हर केस में वो अप्लीकेबल होगा। अगर कोई स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया होगा तो उसका बेनिफिट कोई दूसरा नहीं ले सकता है, उसका बेनिफिट वही ले सकता है जिसको ये दिया गया है। और जनरली दोनों एग्जम्पशन पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, पर जहां तक स्पेशल एग्जम्पशन एक्सेप्शनल नेचर में, ये आपका वर्ड आना चाहिए, एक्सेप्शनल नेचर में दिया जाता है। जैसे समझ लो कोई गुड्स यहां पे चैरिटेबल ट्रस्ट को खरीदना है, वैसे गुड्स तो एग्जाम नहीं है, वैसे तो गुड्स एग्जाम नहीं है, पर चैरिटेबल ट्रस्ट गवर्नमेंट के पास जा सकती है और गवर्नमेंट को कहती है कि स्पेशली हमारे लिए ये एग्जाम्शन दो। तो उनका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है, एक्सेप्शनल नेचर है, मे बी चैरिटेबल पर्पज है या स्ट्रैटेजिक नेचर है, उनके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उनको ऑर्डर लिख के देती है कि चलो आपके लिए एग्जाम्शन रहेगा, आप जाके ये गुड्स ले लो विदाउट टैक्स। तो उसे हम स्पेशल एग्जाम्शन कहते हैं, ठीक है। या स्पेशल एग्जाम्शन को दूसरा नाम है एडहॉक एग्जाम्शन, आई रिपीट एडहॉक। ओके, आपको ये नाम चाहिए तो नाम है एडहॉक। एडहॉक एग्जाम्शन दूसरा एग्जाम्शन इसे कहा जाता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे दिया गया है वो क्या, थ्रेश मैंडेटरी एग्जाम्शन। ये मैंडेटरी एग्जाम्शन का बैकग्राउंड मैं बताता हूं। बहुत सी बार क्या हो जाता है, गवर्नमेंट एग्जाम्शन देती है पर यहां सप्लायर वो एग्जाम्शन लेता नहीं है, क्योंकि आगे जब मैं आईटीसी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आईटीसी चैप्टर में ये लिखा है सेक्शन 18 में कि अगर आपने एग्जाम्शन लिया तो आपके सभी क्रेडिट लैप्स हो जाते हैं, पुराने बैलेंस भी लैप्स हो जाते हैं और आपको आगे भी आईटीसी नहीं मिलता है। तो बहुत सी इंडस्ट्री पुराना जो उनका बहुत ज्यादा आईटीसी का बैलेंस होगा तो वो लैप्स होने से डरती है, इसलिए समझ लो उनके सप्लाई पे एग्जाम्शन आ गया वो नहीं लेते। आई डोंट वांट टू ऑप्ट दिस एग्जाम्शन, क्योंकि मुझे आईटीसी कंटिन्यू रखना है, बहुत बड़ा आईटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ है, वो मेरा नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जब ये देखा पुराने लॉ में कि लोग एग्जाम्शन नहीं लेते थे, तो गवर्नमेंट ने वो प्रोविजन जीएसटी में कंटिन्यू की कि अगर एग्जाम्शन, मेरे दो वर्ड ध्यान सुनना, अगर एग्जाम्शन एब्सोल्यूट है, अगर एग्जाम्शन एब्सोल्यूट है बिना कोई कंडीशन का, तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो फ्रॉम, हाँ दो कंडीशन है, एक तो होल और एनी पार्ट होगा, पर एब्सोल्यूट है तो वो आपको लेना पड़ेगा। वो कहते हैं देखो, in respect of exemption respect to goods or sorry both whole or any part of tax liable which is absolute, ये वर्ड को अंडरलाइन करना, अगर एग्जाम्शन एब्सोल्युटली दिया गया है, कोई शर्तों पे नहीं है, तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब ये हुआ कि आपको अपने आईटीसी लैप्स करवाने ही पड़ेंगे, दूसरा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो चलिए
ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एग्जम्पशन। नेक्स्ट बेटा, अरे यार क्या हो रहा है, एग्जम्पशन जो दिए जाते हैं वो गुड्स पे भी दिए जाते हैं और वो सर्विसेज पे दिए जाते हैं। अब मैं आपको ये बोल दूं कि जो गुड्स पे एग्जम्पशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे दिए और आप स्क्रीन देख रहे हो, तो गुड्स के एग्जम्पशंस हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन सर्विसेज के एग्जम्पशंस हमें पढ़ना है। मोर देन 100 एग्जम्पशंस है, रीड तो सभी करना है, पर उसमें से लर्न कौन कौन से करना है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बेटा, सर्विसेज के एग्जम्पशन सेक्टर वाइज याद रखेंगे और ये सेक्टर वाइज की एक स्टोरी भी बनाएंगे, जो स्टोरी आपको याद रहेगी। ये एग्जम्पशन जो हमें सर्विसेज के पढ़ना है, ये सर्विसेज के एग्जम्पशन बस हमें इसलिए पढ़ना है कि बहुत सी बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक आधा एग्जम्पशन वाला एडजस्टमेंट हो जाता है। ओके, जैसे आपने टोटल इनकम पे क्वेश्चंस देखे थे, इनकम टैक्स में, वैसे जीएसटी में टोटल टैक्सेबल वैल्यू, फिर उसमें सप्लाई का कंसेप्ट भी, एग्जम्पशन का भी कंसेप्ट, आरसीएम का भी कंसेप्ट। आजकल एमसीक्यू जो केस स्टडी बेस आते हैं उसमें भी सब इंक्लूड होता है, आरसीएम भी होता है, सप्लाई भी होता है, उसके बाद में कंपोजिशन का भी होगा, उसके बाद में एग्जम्पशन भी होगा। तो आपको ये पूरा याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो एग्जम्पशन की लिस्ट वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करनी है, पर जैसे इस सेक्टर का एग्जम्पशन आ गया तो आपको ख्याल में होना चाहिए कि अरे यार ये तो ये सेक्टर का एग्जम्पशन है, और ये आपको ख्याल में होना चाहिए। चलिए, सर्विसेज के एग्जम्पशन है। वैसे तो आपको ये नोटिफिकेशन ही याद रखना है, वैसे अलग अलग नोटिफिकेशन के एग्जम्पशंस मैंने कवर किए, लेकिन आपको मेनली ये याद रखना है 12/2017। ओके, 12/2017 ये नोटिफिकेशन आपको लर्न कर लेना है। यानी जब भी कोई एग्जाम्पशन से रिलेटेड नोट देना पड़े, या आपको आंसर देना पड़े, या केस स्टडी का आंसर देना पड़े, तो आपको ये सॉरी बेटा, तो आपको जो है ये नोटिफिकेशन नंबर यूज कर लेना। चलो, अब मैं सबसे पहले आऊंगा हेल्थ केयर सेक्टर में। हेल्थ केयर सेक्टर में मुझे आपको जो पढ़ाना है वो एग्जाम्पशन इतने हैं, 1 2 3 4 5। तो जब भी कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड आपको कोई केस स्टडी पूछ ली गई या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो ये 5 एग्जाम्पशन है, इसके अलावा सब कुछ टैक्सेबल है, इसके अलावा सब कुछ टैक्सेबल है। तो इसको लर्न भी ऐसे ही करना है, ये 5 एग्जाम्पशन, इसके अलावा सब कुछ टैक्सेबल है। चलिए, पहला एग्जाम्पशन हम यहां देखेंगे और वो है यहां पे हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स इन एन एम्बुलेंस अदर देन अबो ए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहां पे ये है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर को एग्जम्पशन देना चाहती है, स्पेशली डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को और पैरामेडिक्स को। हेल्थ केयर की डेफिनेशन, ये एग्जम्पशन को समझना है तो आपको हेल्थ केयर की डेफिनेशन समझना जरूरी है। हेल्थ केयर की डेफिनेशन क्या है? ओके, तो हेल्थ केयर की डेफिनेशन यहां अगर हम देखें, मीन्स इंक्लूड्स बट शैल नॉट इंक्लूड्स, ये 3 पार्ट में डिफाइन किया, और ये डेफिनेशन आपको लर्न करना है। लिख दो, टू बी लर्न। ओके, लर्न करना है, जिसको याद रखने के लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। पहला है, वो कह रहे हैं मीन्स, हेल्थ केयर मीन्स यानी क्या? मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। तो आपके जो खिचड़ी बुक में पहला पॉइंट लिखो, चलो लिखो, मतलब आपका इस पे प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला लिखो डायग्नोसिस, लिखो यहाँ पे डायग्नोसिस, और नीचे लिखो ट्रीटमेंट। ओके, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर, डीटीसी, इस तरह से लिखना, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, ठीक है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर लिखा। अब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर फॉर, तो इन तीनों को कंबाइन करो और लिखो फॉर। देखो कैसे याद रहेगा, फॉर, और फॉर में फिर से हमें पॉइंट बनाना है। ओके, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर, फॉर, अब आगे क्या कहते हो? इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी। हाँ, स्पेसिफिक ये आइटम्स बोले उन्होंने, एक्सेट्रा नहीं कहा आखिरी में। तो पहला लिखो इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी
एबनॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी, इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मिलिटी और डिफॉर्मिटी, इस तरह से लिखना, इस तरह से लिखना IIPAD, और इसको कंबाइन करके लिखना, इसको कंबाइन करके लिखना, इसको कंबाइन करके नीचे लिखना, लिखो इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चलिए, तो मैं आपको ये समझा दूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज, इतना सिंपल मीनिंग मत लेना भाई, एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू सैक्रिफाई कर रही है, तो बहुत सिंपल मीनिंग मत लेना है हेल्थ केयर मतलब बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं। ओके, जिसने भी मेरे हेल्थ की केयर की वो हेल्थ केयर सर्विसेज, वो मेरा जिम का ट्रेनर आ रहा है वो भी मेरे हेल्थ की केयर कर रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं, नालायक को। हेल्थ केयर इसमें कवर होना चाहिए। मतलब हेल्थ केयर में हम डायग्नोसिस, कोई ओके यहाँ पे डायग्नोसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है और केयर, केयर भी की जा रही है, और ये 5 एटम्स पे की जा रही है तो बेनिफिट मिलेगा। इलनेस, आपको सबसे पहले तो इलनेस होना चाहिए, इंजुरी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी है, एबनॉर्मलिटी है या डिफॉर्मिटी है, उसका डायग्नोसिस हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और उसका केयर हो रहा है। और ये जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर हो रहा है ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हो रहा है। मतलब यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधु बाबा प्लेसिबो इफेक्ट है और वो आप क्या रहा है जंतर मंतर कर रहा है और आपको ठीक कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। जो वो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर कर रहा है वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, तो ही एग्जम्पशन है। तो आपको याद कैसे रखना है, DTC IIPAD, 2 आईपैड मैंने DTC कुरियर से मंगाए, DTDC नहीं, हम DTC कुरियर लेंगे, DTC कुरियर से 2 आईपैड मंगवाए, इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसमें अगर सर्विस होगी तो एग्जम्प्ट है। दूसरा, इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट यानी एम्बुलेंस सर्विस, आप यहां लिख सकते हो एम्बुलेंस सर्विस, बट शैल नॉट इंक्लूड्स हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस क्यों ना ये डॉक्टर दे रहा हो, क्यों ना ये हॉस्पिटल में हो रही हो, प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर दे रहा हो यहां पे या फिर हॉस्पिटल में हो रही हो, वो कवर नहीं होगी, मतलब उसके ऊपर GST आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है हेयर ट्रांसप्लांट ये जो है, मैंने भी करवाया है, तो ये जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस है, या प्लास्टिक सर्जरी ब्यूटी ट्रीटमेंट है, उसको क्यों बेनिफिट दे। जो हेयर ट्रांसप्लांट खुद के ब्यूटी के लिए करवा रहा है उसको GST का बर्डन आना चाहिए। एक्सेप्ट, लेकिन ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, एक्सेप्ट वे अंडरटेकन टू रिस्टोर, टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेंटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, इंजुरी और ट्रॉमा। बचपन से कोई डिफेक्ट होगा, ट्रॉमा होगा, कैंसर होगा जिसके वजह से प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, या फिर ट्रॉमा में, कैंसर में हेयर लॉस हुआ उसके वजह से हमें यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, तो वो हेल्थ केयर माना जाएगा और उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। नॉर्मल ब्यूटी ट्रीटमेंट होगा तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये जो हेल्थ केयर डिफाइंड हुआ है DTC फॉर डबल आईपैड इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो है 3 लोग देंगे तो ही एग्जम्पशन होगा। पहले ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ने दिया हो तो एग्जम्पशन, या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने दिया हो तो एग्जम्पशन, या पैरामेडिक्स ने दिया हो तो एग्जम्पशन। इन सिंपल वर्ड, अगर कोई साधु बाबा आ गया तंत्र मंत्र कर दिया, या किसी को एक कंपाउंडर है जो डॉक्टर नहीं है और वो कंपाउंडर को थोड़ा नॉलेज है कि भाई बुखार आया तो यहाँ पे पैरासिटामोल दे देना चाहिए, और वो पैरासिटामोल दे के वो जो है यहाँ पे आपको सर्विस दे रहा है, आपसे फीस ले रहा है, उसको एग्जम्पशन नहीं। वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स वगैरह, या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक्स जो है उनको ही ये बेनिफिट मिलेगा।
सर मैं यहाँ पे कोई योगा क्लास वाला है और योगा क्लास वाला जो है डॉक्टर नहीं है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पर वो मुझे योगा करके ट्रीटमेंट दे रहा है और मेरा डिफेक्ट क्लियर कर रहा है तो क्या, या इलनेस डिफॉर्मिटी क्लियर कर रहा है तो क्या एग्जामिशन मिल जाएगा? नहीं, वो डॉक्टर होना जरूरी है या फिर पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स मतलब यहाँ पे मैंने नीचे दिया है कि हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, पैरामेडिक्स में लैब असिस्टेंट्स वगैरह कवर हो जाते हैं। ओके, या आपको जो है मुझे एक वर्ड जो है यहाँ याद नहीं आ रहा है, 2 मिनट। मेरे को देखो अभी 1 सेकंड के लिए क्लिक नहीं हो रहा है, पर मुझे याद आ जाएगा। हाँ, नर्सिंग स्टाफ, तो मैंने वो, हाँ फिजियोथेरापिस्ट, सॉरी मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो फिजियोथेरापिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है, वो उसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा जिस पे सीबीएसई क्लैरिफिकेशन आगे बताऊंगा, केयर। जैसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद रूम में रखा जाता है और रूम रेंट चार्ज किया जाता है, तो रूम रेंट ये केयर है, नर्सिंग स्टाफ देना ये केयर है, उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। प्लस इसमें कंपोजिट सप्लाई का भी एग्जाम्पल लूँगा कि भाई जो एडमिटेड पेशेंट्स है उनको हम फूड दे रहे हैं, हॉस्पिटल वाले फूड दे रहे हैं, तो वो भी कंपोजिट सप्लाई में आएगा और उसको भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा एज ए हेल्थ केयर। बाकी का एक क्लैरिफिकेशन हम आगे देखेंगे। ओके, इससे रिलेटेड रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन सी है? तो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन यहाँ उन्होंने दिया है एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी। सिद्धा यूनानी वो मेडिटेशन टाइप टेक्निक है, वो भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ इसमें आएगा। योगा कवर है, पर योगा यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ने या डॉक्टर ने या फिर पैरामेडिक्स ने दिया तो ये एग्जाम्पशन है। सिर्फ योगा कवर होने से कवर नहीं होता है, योगा के साथ साथ सर्विसेज कौन दे रहा है और योगा किस लिए दिया जा रहा है। अब एग्जाम्पल लो, योगा जो आपको दिया जा रहा है एक जनरल, डेली सुबह आपको योगा करने की आदत है, तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब जो आपको योगा का मंथली आप पैसा दे रहे हो और डेली जस्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, फिटनेस के लिए योगा कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। आप हेल्थ केयर मतलब कोई इंजुरी हुई है, इलनेस हुआ है, डिफॉर्मिटी है, प्रेगनेंसी है, और उसको ट्रीट करने के लिए, आप उसको ट्रीट करने के लिए अगर योगा सर्विस डॉक्टर देता है तो एग्जाम्पशन है। आई होप आपको समझा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं, अरे यार, उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स इन एन एम्बुलेंस अदर देन अबो 8। अगर देखो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक्स एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है तो वो तो हेल्थ केयर में इंक्लूड हो ही जाता है, वो तो हेल्थ केयर में इंक्लूड हो ही जाता है, हॉस्पिटल दे रहा है तो। लेकिन बहुत सी बार यहाँ पे प्राइवेट ट्रस्ट या प्राइवेट पर्सन एम्बुलेंस सर्विस देता है। अब कोविड के केस में बहुत लोगों ने अपनी गाड़ियां एम्बुलेंस के लिए कन्वर्ट कर दी, जो हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उनको भी ध्यान रखा है कि भाई कोई हो सकता है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स नहीं है और वो यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है, तो उसको भी एग्जाम्पशन यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में सीरियल नंबर 73, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स। आई रिपीट, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, मतलब ये स्टेम सेल जो हमारा, जब हम बर्थ होता है तो वो एक स्टेम सेल्स होती है जो मदर से कनेक्टेड होती है, आपको पता है, नाड़ बोलते हैं उसको। तो वो स्टेम सेल बाय उसको प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि उससे बहुत सी इंजुरी या बहुत से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा रिसर्च है। तो कॉर्ड ब्लड बैंक उसको प्रिजर्व करने के लिए पैसा लेती है, तो वो जो है एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय ऑपरेटर और इंसिडेंटल प्रोसेस। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगा, सर्विस सप्लाइड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी बाय हॉस्पिटल, वो एग्जम्प्ट है। वो भी कौन सी? जो हेल्थ केयर में आती है, वो भी कौन सी? जो DTC डबल आईपैड में आती है। सर्विस सप्लाइड टू हॉस्पिटल टू डॉक्टर, वो एग्जाम नहीं है, वो एग्जाम नहीं, वो टैक्सेबल है। पर एक सर्विस अगर हमने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को दी तो वो एग्जाम है। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट,
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो कहीं पे भी नहीं फेंक सकते, उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर होते हैं। तो वो जो प्राइवेट ऑपरेटर ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ध्यान सुनना, वो जो प्राइवेट ऑपरेटर है और ये जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो वो प्राइवेट ऑपरेटर जो भी चार्जेस लगाते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को, उसको एग्जम्पशन दिया गया है। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 46, हेल्थ केयर ऑफ एनिमल बर्ड सर्विस बाय वेटरनरी क्लिनिक। मतलब क्या? हेल्थ केयर की डेफिनेशन यही, DTC डबल आईपैड इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एम्बुलेंस सर्विस, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने सिर्फ ह्यूमन का ध्यान नहीं रखा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज में एनिमल्स और बर्ड्स का भी ध्यान रखा है। अगर एनिमल्स और बर्ड्स है या वेटरनरी क्लिनिक है तो उनको भी इन्होंने कवर किया है और उनके हेल्थ केयर को भी इन्होंने एग्जम्पशन दिया हुआ है। आई रिपीट, उनके हेल्थ केयर को भी इन्होंने एग्जम्पशन दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन थेरेपी और काउंसलिंग एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। बहुत से रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, किसी को यहाँ पे ड्रिंक की आदत है तो या वो जो है अफीम वगैरह या नारकोटिक्स की आदत है, तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डाला जाता है, या बच्चे हैं तो उनको काउंसलिंग किया जाता है जिसके प्रोफेशनल्स होते हैं। तो प्रोफेशनल ये अगर सर्विसेज जो है, कोई काउंसलिंग है, थेरेपी है, ये मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी हॉस्पिटल्स वगैरह या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे ये सर्विसेज दी जाती है, तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन दिया गया है। तो ये एक एग्जम्पशन है। तो आपको ये सीरियल नंबर याद नहीं रखने हैं, आपको बस अब इतना याद रखना है कि हेल्थ केयर में अलग अलग केसेस में ये 5 एग्जम्पशन है। अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो आपको ये एग्जम्पशंस और ये डेफिनेशंस याद रखनी है बेटा, इसमें आपका कवर हो जाएगा, या इन बिटवीन एडजस्टमेंट है तो ये इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, डन डन डनाडन डन। चलिए अब ये ले लेता हूं, एग्जम्पशन टू चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर। एग्जम्पशन टू चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर, इसमें 3 एग्जम्पशंस में पढ़ा होगा। पहला हेल्थ केयर हुआ, दूसरा अब चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर ले रहा हूं। चैरिटेबल एक्टिविटी, ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जो चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो जो चैरिटेबल पर्पस के लिए वो सर्विसेज देगी, सुनिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए जो सर्विसेज देगी वो सर्विसेज एग्जम्प्ट है। ये मत समझना कि जीएसटी में चैरिटेबल ट्रस्ट की सभी एक्टिविटीज एग्जम्प्ट है, ऐसा नहीं है। ओके, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए है वही एग्जम्प्ट है। नीचे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये तो शॉर्ट में लिया है, पर मैं चाहूंगा कि चैरिटेबल एक्टिविटी जो है आप रेगुलर नोट से एक बार अच्छे से पढ़ना, कभी कभी सवाल आते हैं। पर मैंने समरी लिया है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज या एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और योगा। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट लेती है, जैसे रामदेव बाबा की ट्रस्ट है, ईशा फाउंडेशन है, ओके, या जो सदगुरु जी इनकी ट्रस्ट है, या जितने भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर ये स्पिरिचुअलिटी के लिए और वो चैरिटेबल ट्रस्ट है सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स, तो उनकी सभी सर्विस पे एग्जम्पशन है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट, जिसपे अलग अलग प्रोग्राम्स है जो आप जब रेगुलर बुक से डेफिनेशन देखोगे तो समझ जाएगा, या प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ऐसे कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए जो डिफाइंड है, और ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना, तो यहाँ लिख के देखो, रीड इन डिटेल फ्रॉम बुक, रीड इन डिटेल फ्रॉम बुक। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट की जितनी भी एक्टिविटीज है, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज। अब रिलीजियस एक्टिविटीज जो है, यहाँ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, ध्यान से देखिएगा, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी यानी सिंपल वर्ड में पंडित की सर्विसेज, पंडित की सर्विसेज होगी तो वो एग्जम्प्ट है। दूसरा वाला एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, ध्यान सुनिएगा, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स, प्रेसिंग मतलब कनेक्टेड एरिया, ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक
ओन और मैनेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट। मैंने पुराने ही लिखा, पर मैं आपको ये बोल दूं, ये चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट सेक्शन 12 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की होनी चाहिए, या सेक्शन 1023 सी और सेक्शन 1023 बीबी ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तीन सेक्शन, सेक्शन 12 ए, सेक्शन 1023 सी और 1023 बीबी ए, ये तीन इनकम टैक्स के सेक्शन में अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो उनके जो प्लेस है रिलीजियस प्लेस, उसके आजू बाजू का एरिया अगर ये रेंट पे देते हैं, अगर ये रेंट पे देते हैं पब्लिक के लिए, तो वो एग्जम्प्ट होगा। तो एक्चुअली ये एग्जम्पशन रेंटिंग का है, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स जो कनेक्टेड एरिया है। जैसे आप शिरडी जाते हो, कोई भी होली प्लेस पे जाते हो, तो वहाँ शॉप्स होती है, कनेक्टेड एरिया, मेडिटेशन हॉल होता है, मैरिज हॉल होता है, जो ट्रस्ट मैनेज करती है और पब्लिक के लिए देती है, तो उसको इन्होंने एग्जम्पशन दिया हुआ है। लेकिन ये एग्जम्पशन को कैपिंग लगाई हुई है। सुनो, ये कैपिंग याद करना है, स्टार करना, ये कैपिंग आपको याद करना है। क्या कैपिंग लगाई हुई है? रेंटिंग ऑफ रूम्स होगा तो वेयर चार्जेस आर 1000 और मोर पर डे, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 1000 और मोर पर डे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल। यानी अगर आप साईं बाबा ट्रस्ट शिरडी जाते हो, तो वहां आपको रहने की धर्मशाला होती है या खुद ट्रस्ट की बिल्डिंग है रहने के लिए, वहां आप रूम बुक करते हो और रूम का रेंट अगर 1000 से कम होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, 1000 से कम होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 1000 या 1000 से ज्यादा है तो जीएसटी लगाया जाएगा। तो एग्जम्पशन को कैपिंग है। दूसरा, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड लाइक, तो वहां पे कल्याण मंडपम मतलब शादी के लिए, कम्युनिटी हॉल है, मेडिटेशन हॉल है, और वो रेंट पे दिया गया जिसका रेंट पर डे, ये पर डे अंडरलाइन करना, पर डे 10,000 से कम है तो एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर सर अगर 12,000 होगा तो 12,000 होगा तो टोटल 12,000 पे जीएसटी आएगा। ऐसा मत करना 12 माइनस 10, नहीं, ये क्राइटेरिया फॉर एग्जम्पशन है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स। हाँ, अगर आप शॉप्स है या कोई बिजनेस प्लेस है और आप रेंट पे दे रहे हो, तो कैपिंग है 10,000 और मोर पर मंथ, पर मंथ की कैपिंग है। मतलब क्या, पर मंथ 10,000 के नीचे होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा, ओके, पर मंथ 10,000 के ऊपर जाता है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, या 10,000 भी होगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और लास्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिमेज, तो वो एग्जाम्प्टेड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सेकंड वाला आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पशन कंप्लीट किए। तो चलो दोस्तों, आज का रिवीजन यहाँ तक ही रहेगा। आई होप आपको रिवीजन में आज के बहुत मजा आया होगा, फटाफट हमारा रिवीजन भी हो गया होगा। और यस, अभी क्वेश्चन का सेशन आपने कर लेना है, तो रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चनर भी हो गया, बस खत्म, आईडीटी इज ओवर। ओके, यस और नो? सो दोस्तों, कैसा रहा आज का रिवीजन, आपको बताइए जरूर। यस, आपके फीडबैक पे ही मेरा आगे का डिस्कशन रहेगा। और आपको मजा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके आगे का रिवीजन जो है, अब मैं दोपहर तक या शाम तक आपको अब मैं पूरा डेमो दूंगा, और वो आपको कैसे अवेलेबल होगा हमारे सॉफ्टवेयर में, उसका पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। जो डिस्क्रिप्शन कॉलम में यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दी है, उस टेलीग्राम लिंक को आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं, कल यूट्यूब क्लास नहीं होगी, कल हमारे सॉफ्टवेयर में होगी, जिसकी लिंक आपको आ जाएगी। और दूसरा बेटा, अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहोगे तो जैसे मैंने ऑडिट का जो चार्ट बुक है वो जरूर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा बेटा, बड़ी मेहनत से बनाया और मैंने देखा है उसको। तो यहाँ पे चार्ट बुक का जरूर फायदा लीजिए। ऑडिट ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ये जो बुक है आपको बहुत काम आएगी, ठीक है।
और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लेक्चर मेरे साथ ऐसे 4 घंटा फ्रेश रिकॉर्डेड लेक्चर कीजिए बूस्टर के। ओके, यहाँ पे अमाउंट बेटा कोई ज़्यादा नहीं है, एक शर्ट की एक ड्रेस की प्राइस है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अगर रेगुलर मेरे साथ करोगे, पढ़ाई होना और कॉन्फिडेंस आना ये बहुत ज़रूरी है भाई। तजिंदर पाल, मैं अभी जो कह रहा हूँ आप नए कर लो, ज़्यादा अच्छा है बेटा। ठीक है, मेरे साथ कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, बुक नहीं मिली है तो ट्रैकिंग में जो स्टेटस होगा वही होगा, नहीं तो मैंने पीडीएफ दिया है। आप अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, आप डाउनलोड करो। हमारे तरफ से डिस्पैच हो गई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ तो दिया है मैंने। नहीं नहीं, फिर मत कर, ऐसे ही मत कर डाउनलोड बेटा, ऐसे ही डाउनलोड मत कर। चलो ओके बेटा, बाय बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम। हिना थोड़ा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ चैप्टर्स का पीडीएफ तो दिया है आपके लॉगिन में कंटेंट कोर्स में दिया हुआ है, उसका डाउनलोड कर लो। आपके कुछ पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लो अभी, कुछ चैप्टर्स की। अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं पहुँचे हैं आप सबको। डन, ओके बाय बेटा। मेरा वीडियो आ जाएगा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, टेलीग्राम लिंक में, तो स्टे ट्यून विथ टेलीग्राम लिंक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।